Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text "We Too Are Human Beings," chapter number 10, "The Memories of Childhood," part number 2. We too are human beings. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic. तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन में ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी अनटचेबिलिटी को देखा भी था, महसूस भी किया था और ये ह्यूमिलिएट भी हुई थी उस चीज से। तो बचपन का वो ह्यूमिलिएशन, तो बचपन में झेला गया वो ह्यूमिलिएशन, वो इंसल्ट, वो दर्द, वो पेन इस लड़की के जीवन को एक ऐसी दशा और ऐसी दिशा दे देता है कि वो औरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। और किस वजह से जो है ये सब उसने किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उसके बचपन की। तो कहानी शुरू होती है जब ये 3rd क्लास में पढ़ा करती थी और ये कहती है कि उस समय मैंने जो है लोगों के मुंह से सुन रखा था छुआछूत के बारे में, लेकिन कभी ना कभी मैंने भी जो है इस छुआछूत को महसूस भी किया था और इसके दर्द से वो भी गुजरी थी। तो कहती है कि यूजुअली इसके स्कूल से घर की डिस्टेंस जो है मात्र 10 मिनट की है, लेकिन फिर भी स्कूल से घर आने में इसको कभी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा लग जाता है। आखिर क्यों? तो स्कूल से जो है घर के बीच जो रास्ता है उस रास्ते में इतनी ज्यादा जो है ऑडिटीज, इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग चीजें होती रहती थी जो बैमा के पैर बांध लिया करती थी। अब ये कौन कौन सी चीजें थी एक बार गौर कर लेते हैं इनके ऊपर। तो वो कहती हैं कि स्कूल से लेकर के घर के रास्ते के बीच में कुछ न कुछ होता ही रहता था, चाहे तो दुकान हो, चाहे बाजार हो, चाहे शॉप्स हो। तो कभी कोई परफॉर्मिंग मंकी दिखाई दे जाता था या कभी कोई सपेरा जो है अपनी टोकरी से सांप को निकाल करके सांप का खेल दिखाया करता था। तो या फिर वो देखा करती थी साइकिलिस्ट को जो पिछले 3 दिन से पैडल पर पैडल मार रहा है साइकिल के और साइकिल से उतरा ही नहीं है, क्योंकि उसके जेब में 1 रुपए का नोट लगा हुआ है। वो नोट ही उसे इंस्पायर कर रहा है पैडल पर पैडल मारने के लिए, क्योंकि जितने दिनों के लिए उसने वो खेल दिखाने का जो है अनाउंस किया है, उस खेल के खत्म होने के बाद ही वो पैसा उससे मिल पाएगा जो उसके नोट जो शर्ट में लगा हुआ है। तो या अगर ये भी नहीं हो रहा होता था तो जो मरियाटा माता का जो मंदिर है उस मंदिर के ठीक सामने जो है एक बड़ा सा घंटी था, उस घंटी की आवाज उसे बहुत अच्छी लगती थी। या फिर पोंगल के मौके पर जो है मरियाटा मंदिर के ठीक सामने जो है प्रसाद बनता था, वो प्रसाद उसे काफी ललचाता था। और गांधी जी की जो मूर्ति थी उस गांधी जी की मूर्ति के बगल में जो है काफी सारी ड्राई फिश की स्टॉल्स लगी हुई थी। ड्राई फिश की स्टॉल्स के साथ में काफी सारी स्वीट की स्टॉल थी और इसके साथ साथ मुंह में पानी ला देने वाले चाट पकौड़ी की स्टॉल्स भी वहां पर लगी हुई थी, एक दूसरे के अगल बगल में। तो इसके साथ साथ यहाँ गली के अंदर जो है जो लाइट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, ये डेमोन्स्ट्रेट करती थी उन कलर्स को। ये जो है चेंज होती थी ब्लू से वॉयलेट के अंदर। अगर ये भी नहीं हो रहा हो तो बाजार के अंदर नरिक कुरवन नाम का एक शिकारी भील, एक हंटर जिप्सी आया करता था अपने लंगूरों को जो है पिंजरे में बंद करके, और वो बाजार में आकर के बेचा करता था क्ले बीड्स और कान साफ करने के इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये सारी चीजें इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी, ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी बैमा को कि वो सारा का सारा दिन जो है इनको खड़े होकर के देख सकती थी। अच्छा, ये भी अगर नहीं हो रहा होता था तो समय समय पर जो है सड़क के बीचों बीच जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना मंच स्थापित करके माइक से बड़ा जबरदस्त भाषण देते थे और उनका वो भाषण बड़ा ही अच्छा लगता था सुनने में बैमा को। अगर ये भी नहीं हो रहा होता था तो गली में कोई ना कोई स्ट्रीट प्ले चल रहा होता था, कठपुतली का शो चल रहा होता था, या फिर एक स्टंट परफॉर्म हो रहा होता था, नो मैजिक नो मिराकल। और ये सारी की सारी चीजें टाइमली होती ही रहती थी। तो ये इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि बैमा के पैर बांध लिया करती थी। अच्छा, ये भी नहीं हो रहा होता था
तो बाजार में जो कॉफी क्लब्स थे तो उनमें जो वेटर थे जिस तरह से कॉफी को ठंडा किया करते थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था बेमा को। एक गिलास में कॉफी भर करके ऊपर तक लेके जाते और फिर दूसरे गिलास में नीचे की तरफ उसको डाल करके कॉफी को ठंडा किया करते थे। अच्छा, ये भी नहीं हो रहा हो तो दुकानों के अंदर जो बावर्ची थे जिस तरह से प्याज को काटा करते थे दूसरी तरफ नजर करके, ताकि प्याज की टीस से आंख में आंसू ना निकले, तो बिना देखे जिस फुर्ती के साथ में वो प्याज काटा करते थे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था बेमा को। अच्छा, बाजार के अंदर सड़क के किनारे जो है आलमंड के ट्रीज लगे हुए थे, तो हवा के चलने से जब वो आलमंड गिर जाते थे तो वो इकट्ठा करके फोड़ के खा रही होती थी, तो ये कर रही होती थी बेमा। और ये सारी की सारी चीजें जो है उसके पैर बांध लिया करती थी और वो घर नहीं जा पाती थी। अच्छा, ये भी नहीं हो रहा हो तो बाजार के अंदर जो है हर सीजन में आने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते थे, जैसे मैंगो, कुकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप और पाम फ्रूट, गवावा, जैक फ्रूट। हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है नया चलता ही रहता था। हर दिन मुंह में पानी ला देने वाले चाट, पकौड़ी, मिठाइयाँ, हलवा, खीर, पायसम यहाँ पर मिलता ही रहता था। और बर्फ की कुल्फी के तो कहने ही क्या। तो ये सारी की सारी चीजें बेमा का पैर बांध लिया करती थी और इन चीजों को सारा का सारा दिन वो निहार सकती थी। वो बेमा आगे कहती है कि एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तो उसने देखा कि जमींदार साहब ने जो है, तो एक दिन बेमा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो वो कहती है कि उसने देखा कि जमींदार साहब ने जो है थ्रेशिंग फ्लोर को इस्टेब्लिश किया है एक पर्टिकुलर जगह पर, जहां पर जो है उनकी जाति के लोग काम कर रहे थे। तो बैलों के मुंह पर कपड़ा बांधा गया था ताकि वो मजल ना कर सके। तभी उसने देखा कि उसके गांव का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड सज्जन आदमी जो है शहर की तरफ से बड़ी ही फुर्ती से चला आ रहा है, और जिस तरह से वो चल रहा था उसकी चाल को देख करके बेमा को बेतहाशा हंसी आ जाती। वो सोचती है कि हमारी जाति का इतना बड़ा रेस्पेक्टेड बुजुर्ग है और इसको जो है चलने तक के जो है तरीके नहीं पता, कैसे चला जाता है, कितने बेहुदे तरीके से चल रहा है। और जब उसने देखा कि उसके हाथ में कागज की थैली है और थैली को उसने डोरी से पकड़ा हुआ है, तो वो उसकी इस हरकत पर जो है सर पीट लेती है कि ये बुजुर्ग तो कतई मूर्ख है, इसे इतना भी नहीं पता कि इस थैली के अंदर या तो वड़े ही या बनाना की भाजी, और जिस तरह से इसने पकड़ा हुआ है अगर ये डोरी टूटी तो जमीन पर गिर करके सारी की सारी बनाना की भाजी या वड़ई खराब हो जाएगी। तो इसको इतनी सी बात का जो है पता नहीं है क्या किस चीज का बुजुर्ग है ये। तो वो सीधा बुजुर्ग जो है जा करके जमींदार को हैंड ओवर कर देता है वो थैली, और जमींदार उसमें से वड़ई को निकाल करके जो है खा लेता है। और ये सब जो है बहुत ही एंटरटेनिंग वे में बेमा देख करके सीधा अपने घर आ जाती है। अब इस समय उसका भाई अन्नन जो है घर पर ही था, तो बेमा नैरेट करती है कि भैया जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो हमारी गांव का जो जाति का बड़ा बुजुर्ग है वो कितने बेहुदे तरीके से जो है वो बाजार से कोई सामग्री को लेकर के आ रहा था, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही थी। तो अपनी बहन की ये बात सुन करके जो अन्नन है वो सीधा सीधा बोलता है, मेरी प्यारी बहन इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। तो वो जो बुजुर्ग है वो बाजार से सामान लेने गया था और वो इसलिए इस तरीके से चल रहा था, इस मैनर में, ताकि उसके हाथ जो है उस सामग्री को टच ना कर लें, क्योंकि हम लोग नीची जात वाले हैं और यहाँ जो ऊंची जात वाले हैं उनका ये मानना है कि अगर हमने उनके खाने पीने की किसी चीज को जो है टच कर दिया तो उसके छूने से वो चीज पॉल्यूट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए उस बुजुर्ग ने उस तरीके से डोरी से जो उस थैली को पकड़ा हुआ था। तो इतना सुनते ही बेमा की सारी हंसी गायब हो गई और उल्टा उसका खून खौलने लगा। वो कहती है कि अब भी के अब भी अगर उसे मौका मिले तो जमींदार ने जो वड़ई खाया था उसको वो छू करके बताएगी, ताकि वो भी तो देखे भला वो गंदा होता है तो होता कैसे है। तो उसका भाई अन्नन जो है शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था और वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि एक बार जब मैं शहर से गांव आया था तो किसी काम से जो है दूसरे गांव की लाइब्रेरी से बुक लेने गया था। तो जब वापस अपने गांव लौट रहा था तो इरिगेशन टैंक के किनारे जमींदार के आदमी खड़े हुए थे।
तो उनको ऐसा लगा कि मैं गांव में नया हूँ, मेरे को पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन हूँ। तो जिस जगह पर उन्होंने मुझे टोका वहाँ से दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता तो ज़्यादा था ऊंची जात वाले घरों की तरफ और एक रास्ता ज़्यादा था नीची जात वालों के घरों की तरफ। तो मुझसे ये जानने के पीछे कि मैं किधर जा रहा हूँ, उनका सीधा सीधा सा मकसद था मेरी जात जानना। और जब उनको पता चल जाता कि मैं नीची जात वाला हूँ तो फिर वो मेरा जो है इंसल्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मुझे ह्यूमिलिएट करते हैं। तो इतना सुनते ही बैमा का खून ही खोल गया। तो उसका भाई अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरी प्यारी बहन, हमारा जन्म जो है एक नीची जात में हुआ है, जिसकी वजह से समाज ने हमसे हमारे सारे के सारे अधिकार और हक छीन लिए हैं। सबसे बड़ा सम्मान का हक तो हमसे समाज ने छीन लिया है। लेकिन अगर हम पढ़ लिख जाएं तो इन अपमान के बंधनों को हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं और समाज में एक रेस्पेक्टेड मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर हम पढ़ लिख जाएं तो ये सो कॉल्ड ऊंची जात वाले खुद अपने मतलब से हमारे आगे पीछे चक्कर काटेंगे और फिर तुम देखोगी कि वो अपमान के बंधन जो जिंदगी भर हमको बांधे हुए थे, वो अपमान के बंधन अपने आप ही टूटना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहन, तुम जितना पढ़ सकती हो पढ़ो, जितना सीख सकती हो सीखो और अपने आप को उस लायक बना लो कि तुम इन अपमान के बंधनों को तोड़ सको। तो भाई की कही हुई ये बात बैमा के दिल में पत्थर की लकीर की तरह से बैठ जाती है और वो फिर करती है पढ़ाई पागलों की तरह, या यूं कहिए पागलपन की हद के बाहर जाकर के वो पढ़ाई करती है। और इस हद तक पढ़ाई करती है कि वो अपने हर एग्जाम में फर्स्ट आती रही और इतनी ज़्यादा पढ़ लिखी गई कि जैसा उसके भाई ने कहा था कि ऊंची जात वाले अपने काम से, अपने मकसद से खुद तुम्हारे चक्कर काटेंगे, तो हुआ भी वैसा ही। ऊंची जात वाले बैमा, जो कि एक नीची जात की कंसिडर करी जाती थी, उसके सामने ठीक वैसे ही पेश आते थे जैसे किसी बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी या पर्सन के सामने या किसी बहुत ही रेस्पेक्टेड लेडी के सामने पेश आते थे। लेकिन इन सब के होने के पीछे जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर था, वो प्राइम फैक्टर था बैमा का शिक्षित हो जाना। ये बैमा के द्वारा रिसीव करी हुई एजुकेशन ही थी। लेकिन इस एजुकेशन को प्राप्त करने के पीछे जो प्राइम इंस्पिरेशन था वो तो उसके भाई का ही था। अगर उसका भाई अपने साथ हुए उस ह्यूमिलिएशन को नहीं बताता और अगर बैमा उस चीज़ को जो है पॉजिटिव वे में नहीं लेती, तो शायद बैमा आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती जहां पर उसने खुद के तो अपमान के बंधन काटे ही, अपने जाति के लोगों के अपमान के बंधनों को भी काट दिया। तो दिस इज द पावर ऑफ द एजुकेशन। With these words, I finish my summary of the text. We too are human beings. We will meet again in another summary of some other text. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.